Nandika, can you hear me now? Can you hear me now? Can you hear me now, Ashani? की आवाज आ रही है. Yes sir, I can hear you. Okay, Nandika, नंदिका को आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही. क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा रिकनेक्ट करके देखिए एक बार. Yeah, गड़बड़ हो रही है. Ashani, you can hear me? Yes sir, I can hear you. अच्छा, तुम ये स्लेटर रूल के हिसाब से इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालो. आपने निकाला अभी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका? हाँ जी सर. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल लिया आपने उसके हिसाब से? उसका इंडियम का? आपने ग्रुपिंग करवाई, वो ग्रुपिंग कर ली. उसके बाद आप बता रहे सब के जरूर. Nandika, give me a call, or I am giving you a call. Can you hear me now, Nandika? Okay, then let's start the class. Ashani, you can hear me? Yes sir. Okay. Now, अब आप जब ये देख रहे हो ना, हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल रहे थे ऑफ, हाँ, स्कैंडियम एंड टाइटेनियम. आप स्कैंडियम एंड टाइटेनियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालो. ऐशानी, आप उसका इंडियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालो. उसको ग्रुप करो पहले. एक मिनट. ऐशानी, it would be this kind of a sequence.
ठीक है, मेरे आपने को अगर वो रूल्स लिख ली। मेरे को हाँ शेल बोलो क्या। आ गया, उसके बाद ही देखो बेटा, जब हमने शेल नंबर बना लिए हम्म, तो इसके बाद हमारे पास सीधी सीधी ये बात आ जाती है कि ये जो शेल है, ये आउटर मोस्ट शेल है, ये वाला शेल आउटर मोस्ट शेल है। हम्म, दिस इज कॉल्ड द एनएच शेल। इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 0.35 का है टुवर्ड्स द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो टुवर्ड्स द स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ओके, ठीक है, तो ये 2 इंटू 3.15 0.35 हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन पे तो हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, तो हम्म, उसको तो हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो बच जाएंगे हमारे पास दो, जिनको यूज करके हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालेंगे। हम्म, ठीक है, ये n-1 है, इसका 0.85 का स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, हम्म, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हम्म, ये n-2 है। हम्म, ठीक है, n-2 का स्क्रीनिंग कांस्टेंट जीरो सीधा सीधा 1 होता है, तो ये 18 इंटू 1 हो गया। ये n-3 है, इसका भी स्क्रीनिंग कांस्टेंट 1 होता है, तो ये 8 इंटू 1 हो गया। ये n-4 होता है, तो इसका भी स्क्रीनिंग कांस्टेंट 1 होता है, तो इसका 2 इंटू 1 हो गया। 0.85 0.35 ये वैल्यूज गिवन होती है। ये दी हुई है, पिछली स्लाइड देखोगे तो आपको मिल जाएगी। अच्छा, हाँ ठीक, याद आया? हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, तो अब हम निकालेंगे ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्कैंडियम एंड टाइटेनियम। तो स्कैंडियम और टाइटेनियम का जब हम निकालते हैं तो स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ये कॉन्फ़िगरेशन है स्कैंडियम का। तो अगर इसको ग्रुप करते हैं तो वी आर गोइंग टू गेट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 एंड 4s2। ये है हमारे पास n शेल, ये है हमारे पास n-1, ये है हमारे पास n-2 और ये है हमारे पास n-3। इसको अगर निकालते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी, अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, हमें दो में से एक का निकालना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 विच इज गोइंग टू शील्ड इट, तो 1 इंटू 0.35। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी 9 इंटू 0.85। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी 8 इंटू 1 एंड दिस इज गोइंग टू बी 2 इंटू 1। ठीक है, जब हम इसको ऐड करेंगे तो दिस वुड टर्न आउट टू बी समथिंग लाइक 18। तो यहाँ पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 18। एटॉमिक नंबर इसका है 21। 21 में से जब हम इसको 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एज 3। तो दैट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ स्कैंडियम 3। इज इट क्लियर? ठीक है, आई थिंक नंदिका यू कैन हियर मी नाउ। ठीक है, तो नाउ वी टॉक अ बिट फर्दर। तो जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं, जैसे कि हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर वी वाइल मूविंग अक्रॉस द पीरियड, जैसे कि हम यहां से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज में जब मूव कर रहे हैं, वी विल फाइंड दैट द प्रोटॉन इज एडेड इन द न्यूक्लियस and which increases the nuclear charge by 1 unit, while the electron is being added in the n-1 d subshell, which increases the screening constant by 0.85। जब वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट 0.85 से इंक्रीज करता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 0.15 से इंक्रीज करता है। इज इट क्लियर? 0.15 units at each step।
Ashani, is it clear? Yes. Okay. Now, जब हम F block elements की बात करते हैं, तो these are the F block elements: सीरियम, प्रोटीनियम, नियोडेनियम, प्रोमीथियम. इनकी जब हम बात करते हैं, तो यहां पर जब लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स की बात करते हैं, तो यहां पर द प्रोटॉन इज एडेड इन द न्यूक्लियस, while the electron is being added in the n-2 4f orbital or 5f orbital. By the Slater's rule, इसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट 1 होना चाहिए. लेकिन होता यह है कि ये जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट 1 होते हुए भी there should not be any change in the effective nuclear charge. लेकिन f orbitals बहुत highly diffused हैं. Because of that, they are not able to nullify the effective nuclear charge completely. And there is a slight residual charge, जिसकी वजह से जब हम लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स की बात करते हैं, तो there is a very small change in effective nuclear charge going across the period in the lanthanoids and actinoids. ये जो चार्ज का इंक्रीज है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट के 0.15 से भी कम है, लेकिन फिर भी है. और ये क्योंकि 14 लैंथेनॉइड एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये सिग्निफिकेंट हो जाता है. इज दैट क्लियर? ठीक है. ये है हमारे पास पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट, और यहां पर वी आर हैविंग दिस अरेंजमेंट ऑफ साइजेस. इज इट क्लियर टू यू? Yes. ठीक है. यहां पर ये देखो, ये हीलियम का 0.28 लिखा हुआ है, नियॉन का 0.58 लिखा हुआ है, फ्लोरीन 57 है, यहाँ पे 1.06 है, ये 1.02 है, ये 1.16 है, 1.20. एक मजेदार बात बताऊं, ये जो यहां पर इनके साइज लिखे हुए हैं, ये थियोरेटिकल साइजेस हैं. जो होने चाहिए, जो एक्चुअल ऑब्जर्व्ड साइजेस हैं, वो ये वाले हैं. देख सकते हो आप, नियॉन का साइज 1.60 आ रहा है, फ्लोरीन का 0.72 आ रहा है. ठीक है. आर्गन का 1.91 आ रहा है, क्लोरीन का 0.99 आ रहा है. तो हियर यू सी that the size of the noble gases is much larger as compared to the size of the halogen adjacent to it. I think we already know the reason for it. Ashani, what's the reason for it? Why does the size of a halogen, of a noble gas, come out to be greater than the size of the adjacent halogen? Because Nandika, what is your take? Because in case of noble gases, the octet is complete. So like in the no, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत. इसका रीजन मैंने आपको बताया था, पिछली क्लास में करवाया था. इन केस ऑफ नोबल गैसेस वी हैव द वैन डर वाल्स रेडियस, which is larger than द कोवेलेंट रेडियस ऑफ द हैलोजेंस. देखो, अगर आप इसकी बात करते हो तो इसके हिसाब से तो इनका साइज ये होना चाहिए. दिस शुड बी द साइज ऑफ द नोबल गैसेस. ठीक है. और ये आ रहा है हमारे पास नोबल गैसेस का साइज, ये एक्चुअल साइज है. दिस इज द ऑब्जर्व्ड साइज. ठीक है. वो था थियोरेटिकल साइज, दिस इज थियोरेटिकल. इज दैट क्लियर? ठीक है. ये है इसका एक्चुअल साइज. Yeah, because it's the van der Waals radius, that is why we are getting it much larger than what it should be. अब देखो, एक बात सीधी सी है. When we talk about the effective nuclear charge, it is the tendency of a nucleus to attract the shared pair of electron towards itself, to attract the electrons towards itself. जितना ज्यादा एक न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, साइज उतना छोटा हो जाएगा. क्योंकि
चार्ज वो जितना अट्रैक्ट करेगा साइज उतना ही छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से अगर हम ये कहें कि जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो दैट वुड डिक्रीज द साइज। क्लियर? हाँ, नोबल गैस का एक्सेप्शन आ जाता है क्योंकि नोबल गैस के अंदर इट इज गोइंग टू बी वैन डर वाल्स रेडियस, और रीजन बहुत सीधा सीधा है। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, वन एक्स्ट्रा पॉजिटिव इज एडेड टू न्यूक्लियस and an extra orbital electron is added. Increase in effective nickel charge is 0.65 in the representative elements. ठीक है, अल्कली मेटल लार्जेस्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अशानी, इज इट क्लियर? अगर हम एक ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो while going down in a group we are adding a shell to the atom. जब हम shell ऐड करते हैं तो generally the increase in size due to the addition of shell is able to overcome the effect of the effective nuclear charge. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को वो ओवरकम कर जाता है, and so we find that the size actually increases down the group. Noble gases, because of the van der Waals radius that they have. ठीक है, अच्छा, ये डिक्रीज बहुत ज्यादा हो जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में क्योंकि यहां पे 0.65 का इंक्रीज है, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इट इज द इंक्रीज ऑफ 0.15। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के साइज काफी कुछ मिलते जुलते हैं, जबकि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। ठीक है, अब यह है डेफिनेशन ट्रांजिशन एलिमेंट की। जस्ट रीड दैट थ्रू। The elements which have partially filled d orbitals, that is d1 to d9 in any of their oxidation state, including the ground state, are termed transition elements. इस डेफिनेशन के हिसाब से जिंक, कैडमियम और मर्करी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, दे डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं। इज दैट क्लियर? Yes. ओके। जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो बीच में हमारे पास एक शेल का इंक्रीज हो जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि साइज इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहां पर एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में भी इंक्रीज हो रहा है बिकॉज 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए हैं। एंड व्हाट वी फाइंड इज कि ये दोनों फैक्टर ऑलमोस्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और गैलियम का साइज एक्चुअली थोड़ा सा छोटा हो जाता है। कैलकुलेशन के हिसाब से ये थोड़ा सा बड़ा आना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ये थोड़ा सा छोटा आता है। इज इट क्लियर? और यही रीजन है कि जो हमारे पास थर्ड सीरीज है, जब हम यहां पे इसकी बात करते हैं फोर्थ एंड द थर्ड पीरियड ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो इनके साइज काफी सिमिलर हो जाते हैं। एल्यूमिनियम गैलियम का साइज बहुत ज्यादा सिमिलर हो जाता है, इसकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा सिमिलर हो जाती है। फॉस्फोरस आर्सेनिक का साइज बहुत ज्यादा सिमिलर हो जाता है, उसकी भी प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाती है। सल्फर सेलेनियम सिमिलर हो जाते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन सिमिलर हो जाता है। तो ये रीजन आ जाता है कि जब हम यहां पर इसके अंदर पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो गैलियम और एल्यूमिनियम वाले पीरियड में साइजेस काफी सिमिलर हो जाते हैं। दिस इज व्हाट वी टर्म एज द डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जब हम जर्कोनियम से हाफनियम पे मूव करते हैं, जब हम जर्कोनियम से हाफनियम पे मूव करते हैं, तो वी फाइंड दैट फ्रॉम द साइज एक्चुअली डिक्रीजेस इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग। यहां पर इसका रीजन है कि लैंथेनम और हाफनियम के बीच में 14 लैंथेनाइड एलिमेंट्स हैं। इनमें हर स्टेप पर जो इंक्रीज इन द चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन 14 एलिमेंट के होने की वजह से ये ओवरऑल जो चार्ज इंक्रीज है ये शेल के इंक्रीज को नलिफाई कर देता है। सो ओवरऑल वी फाइंड दैट द साइज डिक्रीजेस rather than increasing. This decrease in size on moving from zirconium to hafnium due to the presence of 14 lanthanoid elements between
lanthanum and hafnium is termed lanthanoid contraction. इस contraction की वजह से जो सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उनकी भी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा सिमिलर हो जाती है. अब आगे जब हम प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे बाकी सारी की सारी, तो यू कुड सी दैट दीज प्रॉपर्टीज वुड टर्न आउट टू बी एक्सट्रीमली सिमिलर. ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है. हमारे पास ए है, ए प्लस है, ए माइनस, यानी कोई भी एलिमेंट ले लो पीरियोडिक टेबल का, न्यूट्रल, कैटायन एंड एनायन. लेट अस से हमारे पास है ये 1, ये हमारे पास है 2 और ये हमारे पास है 3. ठीक है, कुड यू जस्ट गिव मी एन आंसर ऑन द चैट? हाँ, चैट पे मुझे एक आंसर लिख के दे दो, 1 2 3. Which one is larger, which one is smaller? Okay, Ashani, is it increasing order or decreasing order? It is in increasing order. So cation, you both have said that the cation is smallest while the anion is the largest. ठीक है ना? Okay. So when we talk about this, the reason is quite simple. That when we create a cation, it is always smaller than the neutral atom from which it is made. It is because when we make a cation, we remove the electron. In case of alkali metals, the removal of electron removes the entire outermost shell. That makes a drastic decrease in size. While in case of any other element, when we remove the electron, we decrease the screening constant by 0.35. When we decrease the screening constant, we increase the effective nuclear charge. We increase the attractive force between the nucleus and the electron. The size decreases, and that is the decrease in size. जब हम एनायन की बात करते हैं, तो मैं कुछ कह रहा था कि जब कैटायन के साइज की बात करते हैं तो कैटायन का साइज हमेशा न्यूट्रल एटम से छोटा होता है. लेकिन जब हम एनायन की साइज की बात करते हैं तो एनायन के अंदर जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो अगर हमारे पास है नोबल गैसेस तो इट इज मीन एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा शेल. जबकि बाकियों के अंदर अगर हम ऐड करते हैं तो इट इज गोइंग टू इंक्रीज द स्क्रीनिंग कांस्टेंट, डिक्रीज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज and therefore increase the size. अब प्रॉब्लम ये है कि जब साइज इंक्रीज होता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज डिस्टेंस जितना बढ़ता चला जाएगा इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से उतना साइज उतना ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता चला जाएगा. तो यहां पर हो ये रहा है कि एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को फेवर कर रहा है. जहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हुआ उसकी वजह से साइज इंक्रीज हो गया. जब साइज इंक्रीज हुआ तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और डिक्रीज हो गया. इट बिकम्स अ कैस्केडिंग इफेक्ट. एक इफेक्ट के साथ दूसरा इफेक्ट जुड़ता चला जा रहा है. So we find that the increase in size is drastic. Huge increase in size हो जाता है. ठीक है? Do you remember what are isoelectronic species? Yeah. What are isoelectronic species? The atoms which have same electronic configuration. Yeah. समझो, एक बात को समझो. अगर हम एक स्पीशी लेते हैं जैसे कि Fe like Na minus प्लस की बात करें, अगर हम Fe2+ की बात करें और हम क्रोमियम की बात करें, Fe2+ also has 24 electrons while chromium also has 24 electrons. लेकिन जब मैं Fe के कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इसका फाइनल कॉन्फ़िगरेशन आता है 3d6, जबकि क्रोमियम का आता है 3d5 4s1. ठीक है? Fe and chromium, although they have the same number of electrons, they are not isoelectronic. Is it clear? ठीक है? तो isoelectronic species are those which have the same electronic configuration. Beta, problem is NCERT. Problem is NCERT. We have to accept what NCERT says.
ओके, सो आई डोंट से कि ये गलत है या सही है, बिकॉज आई एम नोबडी टू से दैट. The only thing is we have to follow this particular book called NCERT because everything else will follow. ठीक है? तो isoelectronic species is the one which has the. अब अगर हम isoelectronic species की बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास बड़े सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं isoelectronic species के. Can any जैसे कि हमारे पास हो सकता है, तरह से हमारे पास है O2 नेगेटिव, ठीक है? हमारे पास है F नेगेटिव, हमारे पास है Na पॉजिटिव, हमारे पास है Mg2 पॉजिटिव, हमारे पास है Al3 पॉजिटिव. ये सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन इज 2p6. ठीक है, ये सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक है. When these are the isoelectronic species, तो यहाँ पर we find that O2 minus would have the largest size, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा है. इनफैक्ट अगर हमारे पास N3 माइनस है तो उसका साइज इस O2 माइनस से भी बड़ा आएगा. And this Al3 plus is going to be the smallest. ठीक है? अगर मान लीजिए हमारे पास अलग अलग कैटायंस है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है Cr प्लस, फिर हमारे पास है Cr2 प्लस, फिर हमारे पास है Cr3 प्लस, एंड वी हैव Cr6 प्लस. तो प्लीज अंडरस्टैंड, अगर हमारे पास सेम न्यूक्लियर चार्ज है तो जिसके ऊपर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है दैट इज द स्मॉलेस्ट. ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है. इज दैट क्लियर? किसी भी स्पीशी पे पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ता चला जाता है उसका साइज उतना ही छोटा होता चला जाता है. इज इट क्लियर? अब बात करते हैं एक छोटी सी रिलेशनशिप की जिसे बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप. एक बात देखो, अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में जब हम ऐसे जाते हैं तो रेडियस या साइज डिक्रीजेस. ठीक है, जब हम ऐसे जाते हैं तो इट इंक्रीजेस. ठीक है, तो अगर हम ऐसे जाएंगे तो इट शुड रिमेन सेम. गेटिंग इट? अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, तो डायगोनली अगर जाएंगे तो वी शुड गेट द सेम साइज. how? दिस इज द रीजन फॉर डायगोनल रिलेशनशिप. लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, इनके आयंस का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है. Oh. Because of that similarity in size of the ions, these have similar properties. लिथियम और मैग्नीशियम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हैं. ठीक है, ज्यादा डिटेल में इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स में करेंगे. फिलहाल सिर्फ इतना कि इनके आयोनिक रेडियस मिलते हैं, इस वजह से इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा मिलती जुलती हैं. ठीक है, the similarity in the properties of elements placed diagonally to each other is called, due to similarity in their ionic properties, ionic sizes are called diagonal properties, diagonal relationship. Is it clear? Ashani, you asked how? Yes, sir. What is how? How is the size same diagonal? बेटा डायगोनली जब हम जाते हैं तो देखो यहां क्या होता है, हमने ये देखा पीरियोडिक टेबल में जब हम अक्रॉस गए तो साइज डिक्रीज हुआ. ठीक है, जब नीचे गए तो साइज इंक्रीज हुआ. तो जब हम ऐसे जाएंगे तो डिक्रीज और इंक्रीज का फैक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क कर रहे हैं. काइंड ऑफ वेक्टर एडिशन. अच्छा, it will neutralize it. हाँ, दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर. ओके, इसीलिए जब हम अक्रॉस द पीरियड, जब हम डायगोनली जाते हैं तो साइज सिमिलर रह जाता है, और जब साइज सिमिलर रह जाता है तो प्रॉपर्टीज भी सिमिलर हो जाती हैं. इज इट क्लियर? लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, दे हैव द डायगोनल रिलेशनशिप. ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन तो हम पहले ही लिख चुके हैं.
It is the minimum energy required to remove the most loosely bound electron from the outermost shell of a neutral gaseous isolated atom. That was the ionization energy definition that we talked about. ठीक है, ठीक है. अब इस आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था, कुछ भी यूज कर सकते हैं. जब हम इसके ट्रेंड की बात करते हैं, तो जैसे जैसे हम अक्रॉस द पीरियड मूव करते चले जाएंगे, अक्रॉस द पीरियड द आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीजेज. अगेन द रीजन इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता चला जाएगा. ऑन द अदर हैंड जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो वी विल फाइंड दैट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डिक्रीजिंग, द होल्ड ऑफ द न्यूक्लियस टू द इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजिंग, एंड सो द आयोनाइजेशन एनर्जी अगेन वुड डिक्रीज. ठीक है. अब यहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी का एक ऑर्डर है. Lithium 520, beryllium 899, boron 801, carbon 1086, nitrogen 1402, oxygen 1314, fluorine जो यहाँ पे दिख नहीं रहा, it is 1680, and then it is neon, that is 2056. ठीक है. ये है आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर. एक गड़बड़ देखोगे, ये Beryllium is more than boron. beryllium turns out to be greater than boron, while nitrogen turns out to be greater than oxygen. Yes. Could you suggest me a reason for that? Perfect, that is the answer. Beryllium and nitrogen, they have half filled. ये beryllium का 1, ये 2s2 configuration है, which is the fully filled configuration. Nitrogen has 2p3, which is the half filled configuration. Yes, that was right. Are you shocked about that? Okay, I'll take the credit then. Okay? तो जब हमारे पास हाफ या फुली फिल्ड अरेंजमेंट होते हैं आउटरमोस्ट सबशेल में, तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है. अंडरस्टैंड S2, P3, P6, D5, D10, F7, F14, जब भी आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी इस एलिमेंट की अपने से अगले एलिमेंट से ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, ठीक है ऐसा नहीं? ओके, तो इसकी अगले एलिमेंट से ज्यादा हो जाएगी. तो that is what we need to understand, that is electronic configuration. ठीक है. अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, S1 is not half filled. ओके, S1 के एडजेसेंट ही S2 आ गया तो वो ज्यादा स्टेबल है उससे, तो S1 को कभी भी हम हाफ फिल्ड नहीं मानते, उसकी कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है. क्या आप थर्ड पीरियड के एलिमेंट को अरेंज कर पाओगे? थर्ड पीरियड के एलिमेंट कौन से हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन. कैन यू अरेंज देम? आयोनाइजेशन एनर्जी. ठीक है. अगेन, could we use the chart here? This is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7, this is 8. Could we use the chart here? Give me the answer. A hint. Check the electronic configuration.
हाँ जी बोलो. Don't confirm it, write it. वो confirm मैं करूंगा. 1 2 3 5 4 6 8 7. 1 2 4 नहीं गलत है. C will be before 2. Write it. Write it. Don't say it. ये 3s1 है, ये 3s2 है, ये 3p1 है, ये 3p2 है, ये 3p3 है, ये 3p4 है, ये 3p5 है और ये 3p6 है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है. इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा और इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा. तो द सीक्वेंस वुड बी, आई थिंक ऐशानी हैज इट, नहीं ये आएगा 1, देन वी हैव लेस देन 3, लेस देन 2, clear, less than 4, less than 6, less than 5, less than 7, less than 8. So it is 1 3 2 4 6 5 4 6 नहीं. 4 वाला 5 से आगे नहीं है, 5 वाला 6 के आगे है. ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज अ हाफ फिल्ड सब शेल, नॉट हाफ फिल्ड शेल. इज दैट क्लियर ऐशानी? But देखो आपने क्या सोचा कि आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 4 उसका हाफ है. डिड यू टेक दैट? no, it's 3p3, which is half of 3p6. परफेक्ट. तो ये 5 वाला है ना, ये 5 6 के आगे जाएगा ना. आपने 4 को 5 के आगे क्यों कर दिया? आपने इसे इसके आगे क्यों कर दिया? आपने ये लिखा है 4 इज ग्रेटर देन 5 लिखा है आपने. Okay, I got it. क्लियर? देखो, आई आस्क यू टू राइट इट, नॉट टू राइट से इट, बिकॉज व्हेन यू राइट इट, इट टर्न्स आउट टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू से. और जो लिखते हो उसके नंबर मिलते हैं, जो सोचते हो उसके नहीं. But with, इज इट क्लियर? and what about 7 and 8? In 8, it's the full this thing, 3p6 7. तो ये सबसे ज्यादा है तो सही. ये ऑलरेडी सबसे ज्यादा है ना, और किससे ज्यादा जाएगा? इज दैट क्लियर? Yeah. Nandika, is it clear? Okay. So, that is what the arrangement is. कोई confusion अब? Ishani, any confusions? No, sir. Okay. चलिए अब एक छोटा सा और एग्जाम्पल. किसी भी रिएक्शन की जब हम बात करते हैं, जैसे कि ये हमारे पास रिएक्शन है, नाइट्रोजन को हमने एनर्जी दी N+ बना दिया, N+ को हमने एनर्जी दी N2+ बना दिया. क्या आप मुझे ये बता सकते हो X और Y में से ज्यादा कौन सा है? Right. Okay. For Nandika it is X and for Ashani it is Y. Ashani, why is it Y? Because जब N में से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फिर उसका पूरा कंप्लीट शेल हो जाएगा आउटर वाला. फिर नाइट्रोजन है, सोडियम नहीं है. yeah, then X will be more. Again. Nandika, still you are on that X is greater than Y? Ashani, what is greater? X or Y?
आई थिंक आप ये देख रहे हो कि नाइट्रोजन हैज 2p3 कॉन्फ़िगरेशन विच इज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अगर n प्लस की बात की जाए तो ये 2p2 कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप ये कह रहे हो कि p3 में से निकालना मुश्किल होगा एज कंपेयर टू p2। Yeah. इज दैट द रीजन यू आर ट्राइंग टू गिव? Yeah. परफेक्टली रॉन्ग। व्हाई डू यू फॉरगेट कि जब हमने नाइट्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इट हैज बिकम n प्लस। प्लस में से इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से सेकेंड इज मिनिमम डबल। मिनिमम डबल, डबल तो है ही, डबल से ज्यादा भी हो सकती है। इज इट क्लियर? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से कम आ जाए, चाहे नोबल गैस हो चाहे कुछ भी हो। देन सोडियम के अंदर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर मैं सोडियम से Na+ बनाता हूं तो द एनर्जी रिक्वायर्ड इज 496 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है? तो वही तो मैं बोल रहा हूं, सेकेंड हमेशा फर्स्ट से ज्यादा है। सेकेंड तो कभी फर्स्ट से कम हो ही नहीं सकती। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इवन फॉर नाइट्रोजन, इवन फॉर नोबल गैसेस। ओके? क्या इनको अरेंज कर सकते हो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में? लेट अस से दिस इज 1, this is 2, this is 3, this is 4. Again, give me the answer on the chart. Which one is the highest, which one is the lowest? कॉन्फ़िगरेशन लिखो, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को एक स्टेप आगे कर दो, आंसर आ जाएगा। अब हमें प्लस का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, न्यूट्रल का नहीं। क्या हुआ? तो आपने लिखा है 1 3 2 4। ऐशानी, व्हाट्स योर आंसर? Same. 1 3 2 4। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? यानी कि 4 की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, 1 की सबसे कम है, 2 की 3 से ज्यादा है। लेट्स राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस स्पीशी। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2p1। कार्बन इज 2p2, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया 2p1। नाइट्रोजन 2p3 था, इट कम्स आउट टू बी 2p2। ऑक्सीजन was 2p4, it comes out to be 2p3। फ्लोरीन was 2p5, it becomes 2p4। ठीक है? कौन सा स्टेबल है इनमें से? 2p3 plus. तो ये आगे जाएगा ना, तो ऑर्डर वुड बी 1 2 4 3. दिस। क्या हुआ? देखो बेटा, मैं आप दोनों को एक बात बता देता हूं। व्हेन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, इवन इफ इट अपीयर्स इजी, डोंट कंसीडर इट इजी। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इफ यू टेक देम फॉर ग्रांटेड, यू आर गोना लूज समथिंग। ठीक है? आराम से करो, जल्दबाजी नहीं, गलत मत करो। इज इट ओके?
चलो एक और चांस, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को अरेंज कर दो सेकेंड आयनेशन एनर्जी के ऑर्डर में। कर सकते हो? थर्ड एलिमेंट कौन से हैं? हमें चाहिए Na प्लस, Mg प्लस, Al प्लस, Si प्लस, P प्लस, S प्लस, Cl प्लस एंड Ar प्लस। इनको अरेंज करना है। कर सकते हो? करो। सबका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, देन चेक इट आउट। चलिए फिर से लिख दे 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6 7 8। Give me the answer on chat. What? दोबारा बोलना। Yes. मतलब कि सोडियम में से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना, उसकी एनर्जी का ऑर्डर है ये। क्या हुआ ईशानी, कहाँ गया आंसर? हो गया? कर दो कर दो।
1 is greater than 2 is greater than 4 3 5. अच्छा यहाँ गड़बड़ हो गई है. Ashani has written 6 8 and Nandika has written this. ओके तो यहाँ पर हम इसकी अगर बात करें तो एक छोटी सी बात बताऊं आपको. ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये इससे आगे जाएगा, इससे आगे नहीं. ठीक है, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये इसके आगे जाएगा, इसके आगे नहीं. और एक बड़ी मजेदार सी बात बताऊं, sodium would be even more than argon. दिखा आपको ये? हाँ जी. ये 2p6 है, ये 3p5 है. डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है. 2p6 की आयोनाइजेशन एनर्जी 3p5 से ज्यादा होगी. द ऑर्डर इज गोइंग टू बी 2 लेस देन 4 लेस देन 3. ठीक है, लेस देन 5 लेस देन 7 लेस देन 6 लेस देन 8 लेस देन 1. This would be the actual order of second ionization energy of the third period. हाँ जी, is that okay? Any confusions? No. ठीक है. Now, अगर हम 13 ग्रुप एलिमेंट्स की बात करें, 13 ग्रुप एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास है बोरॉन, फिर हमारे पास है एल्यूमिनियम, हमारे पास है गैलियम, ठीक है, हमारे पास है इंडियम और हमारे पास है थालियम. ये एक बहुत ही पिक्यूलियर ग्रुप है. इसका जो ऑर्डर है ना बड़ा अजीब सा है. ऑर्डर ये है कि हाईएस्ट एनर्जी इज ऑफ बोरॉन, उसके बाद जब हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से कम है. ये तो यूजुअल ट्रेंड है. जब एल्यूमिनियम से गैलियम की बात करते हैं तो वी फाइंड गैलियम हैज अ लिटिल हायर आयनाइजेशन एनर्जी देन एल्यूमिनियम. उसका रीजन है यहाँ पे डी ब्लॉक कंट्रैक्शन हो जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वजह से. वी हैव डिस्कस्ड दैट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ गैलियम इज मोर देन एल्यूमिनियम. फिर जब हम इंडियम की बात करते हैं उसका गैलियम से नीचे आ जाता है. और जब हम थालियम की बात करते हैं दिस टर्न्स आउट टू बी इवन ग्रेटर देन गैलियम. ये ट्रेंड आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. आपको याद ही होना चाहिए दैट इज बोरॉन is greater than in thallium, which is greater than gallium, which is greater than aluminium, which is greater than indium. This is the peculiar trend of ionization energy of 13th group. ठीक है, देखो बेटा, ये जो सामने ट्रेंड लिखा हुआ है इसको एज इट इज याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये एज इट इज एग्जाम में आ जाएगा. ठीक है, ये रही आयनाइजेशन एनर्जी के ओवरऑल ट्रेंड्स सारे के सारे. ठीक है, देख लिया आपने. ये देखो, ये रहा मैग्नीशियम. इट इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम बट नॉट ग्रेटर देन सिलिकॉन. फॉस्फोरस इज ग्रेटर देन सल्फर.
ठीक है? So these are the trends of ionization energies throughout the periodic table. देख सकते हो आप हर जगह. यहां पे गड़बड़ है. यहां पे कोई ट्रेंड नहीं है. अब देखो यहां पर जर्कोनियम टू हाफनियम, ठीक है? एल्यूमिनियम टू गैलियम, ठीक है? ये रहा थैलियम, मोर देन गैलियम. बोरॉन सबसे ज्यादा है. इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं एक चीज की जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है, लेकिन ये भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज्यादा हो जाएगी. लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की प्रॉब्लम ये है कि इट वेरी मच डिपेंड्स ऑन द कॉन्फ़िगरेशन. अगर किसी स्पीशी का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालने पे एनर्जी रिलीज नहीं होती, एब्जॉर्ब हो जाती है. यानी कि एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2, 15 एंड 18 विच हैव अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जब उनमें इलेक्ट्रॉन डाला जाता है तो एनर्जी रिलीज नहीं होती, एब्जॉर्ब हो जाती है. ठीक है? ये सामने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है. कैन यू आंसर इट? Li minus Be minus B minus C minus. Can you tell me which one is most unstable? C minus. Okay. The answer is Be minus. समझ आया? बाकी सब में इलेक्ट्रॉन डालने पे एनर्जी रिलीज होगी, बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन डालने पे एनर्जी एब्सॉर्ब होगी, which is going to make it unstable. Yeah. Nandika, is it clear? ठीक है? तुम्हें क्या लगता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन डालने पे सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी? क्लोरीन. व्हाई? Fluorine. That is fluorine. Yeah. Most electronegative is fluorine, not chlorine. Think again. Is it chlorine or fluorine? Fluorine. F or Cl? F. Okay, you know it. Ashani, it is Cl, but the reason is different. Ideally fluorine की होनी चाहिए, लेकिन it is chlorine. उसका रीजन ये है कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में उसका साइज इतना छोटा होता है, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं कि इतना हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है कि जब इलेक्ट्रॉन हम उसमें ऐड करते हैं तो उसमें कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है उस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए, जिसकी वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैग्नीट्यूड वाइज क्लोरीन से कम हो जाती है. क्लोरीन की मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है और सबसे ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि साइन ऑपोजिट है दोनों के. अब इसी के सेक्टर में ऑक्सीजन के साथ भी है. ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, दैट इज द लीस्ट नेगेटिव अमंगस्ट इट्स एंटायर ग्रुप. सल्फर की बहुत ज्यादा है उससे. अब इसी चक्कर में होता यह है कि जब हमारे पास दो एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है बिटवीन द आइडेंटिकल एटम्स, देन इन दैट केस जो छोटे छोटे एटम्स हैं जैसे कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, इनके सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम हो जाती है और इस वजह से ये बहुत आसानी से सिंगल बॉन्ड आराम से अपने कंपाउंड्स में नहीं बनाते. इज दैट क्लियर शानी? Yeah. ठीक है?
ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड से काफी वीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, फास्फोरस फास्फोरस सिंगल बॉन्ड से वीक है, और फ्लोरीन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड से वीक है. ठीक है, और यही रीजन है कि इट इज नॉट एबल टू शो catenation. Catenation is a tendency of an atom to link with the atom of its own kind to form long chains. सल्फर शो कर देता है, फास्फोरस शो करता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन शो नहीं. इज इट क्लियर? क्योंकि कैटेनेशन के लिए दो कंडीशंस रिक्वायर्ड है. एक, इट मस्ट हैव अ वैलेंसी ऑफ 2 और मोर, एंड सेकेंड, इट मस्ट हैव अ हाई सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ. ठीक है, कार्बन ये दोनों कंडीशन बहुत आराम से सेटिस्फाई करता है, इसलिए कार्बन सबसे ज्यादा कैटेनेशन शो करता है. ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज का ट्रेंड. ठीक है, यहां पर ये पॉजिटिव वैल्यूज जो लिखी हुई है उसमें एनर्जी रिलीज है. ठीक है, नाइट्रोजन का डॉट इसलिए लगा रखा है कि नाइट्रोजन में एनर्जी रिलीज नहीं होती है, एब्जॉर्ब होती है. अभी ऑक्सीजन में देखो 141 रिलीज है, यहां तक कि टेलुरियम भी 190 है, सबसे कम है ऑक्सीजन का. ठीक है, फ्लोरीन का क्लोरीन से कम है पर ब्रोमीन से ज्यादा है. इज दैट क्लियर? तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ट्रेंड्स. जहां पे नहीं लिखे हुए वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, उनके अभी तक निकाले नहीं गए. इज दैट क्लियर? दे एब्जॉर्ब एनर्जी, क्योंकि उनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है. ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की. सबसे अच्छा टॉपिक. ये दो एटम के बीच का कंपैरिजन है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. इट इज प्योर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और कुछ भी नहीं. कोई कॉन्फ़िगरेशन से फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं. इज दैट क्लियर? ये है. इट इज इन अ मॉलिक्यूल. तो मॉलिक्यूल में जब वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचता है, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन को ही खींचेगा ना, एक को तो खींचेगा नहीं. ठीक है, नाउ दिस इज द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज. और हाँ, कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आपको याद रखनी है, इसलिए नहीं कि पूछी जाएंगी, इसलिए कि जरूरत पड़ जाती है. जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. याद करना बड़ा आसान है. इट इज नथिंग बट 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 एंड 4. ठीक है, so that is what we have as electron affinity or electron negativities. Is that clear? ठीक है, and I think with that we have finished off with the chapter. ठीक है, Sir, about the assignment that you gave, हाँ, इसके आंसर्स जो है वो डिस्कस कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. बोलो. एक मिनट. ऐशानी, will it be okay if you give me a call?